नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। आज हम बात करेंगे कश्मीर की, आज हम बात करेंगे कश्मीरियत की और कश्मीरी पंडितों की। देखिए, कश्मीर बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए कश्मीर में अभी भी जहर घोलने का काम हो रहा है, क्योंकि ना तो वहां पर आतंकी घटनाएं रुक रही हैं और ना ही वो खौफ पैदा करने की कोशिश जो कश्मीरी पंडितों के अंदर असुरक्षा की भावना जागृत करती है। तो आखिर इसी पर आज हम बहस करेंगे कि कश्मीरी पंडित और ये खूनी फाइल्स क्यों जारी हैं। कश्मीरी पंडित जो सुरक्षा की आस लगाए अभी भी बैठे हैं कि वो अपने घरों को वापस लौटेंगे और सुरक्षित माहौल में लौटेंगे, तो आखिर ये कैसे मुमकिन होगा। 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव की नई बयार बह रही है, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों का क्या जो आज भी यही बात जो रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाए जाएंगे जो अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हाल ही की घटनाओं का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी। आप भी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आतंकी घटनाएं और वहां पर आतंकी हमले तो हो रहे हैं, लेकिन अब आतंकियों ने भी अपना ट्रेंड बदल दिया है। चुनिंदा लोगों को टारगेट करके उन्हें मारा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और कश्मीरी पंडित खुद को महफूज घाटी में कब सुरक्षित कर पाएंगे, इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पूरा पैनल मौजूद है, एक्सपर्ट्स की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी हैं, स्वागत है आपका। ललित अंबरदार को आप देख रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडितों को लेकर कई बात वो मजबूती से अपनी बात रख चुके हैं कई बार। मेरे साथ आप देख रहे हैं अनिल आनंद जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं आलोक शर्मा जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ हैं और साथ ही कश्मीरी पंडित भी हैं और कश्मीरियों को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर कई बार वो भी बात अपनी बहुत मजबूती के साथ रखती रही हैं। जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट माजिद हैदरी सर को आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और सबसे सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें। हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है, हमारे साथ यहाँ युवा मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर वो इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचते हैं और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं पर जब राजनीति यानी सियासत होती है तो इन लोगों के जहन में आखिर क्या चलता है। लेकिन सबसे पहले चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शुरुआत में अनिला सिंह जी आपसे करूंगी और सवाल मेरा वाजिब आपसे इसीलिए सबसे पहले है क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों की अब घर वापसी होगी और सिर्फ घर वापसी नहीं, सुरक्षित घर वापसी होगी। हाल की घटनाएं आपने भी देखी, ये है सुरक्षा का माहौल आपकी नजर में? मेरी सबको राम राम। और देखिए, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं तो दहशतगर्दी क्यों फैलाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं। इन लोगों ने देख लिया अच्छी तरीके से, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है भारतवर्ष में और ख़ास तौर से 2019 यानी 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया, उसके बाद से जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान लेकर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में काम कर रही है, या मैं कहूँ ऐसे 450 MOU साइन किए गए हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ, चाहे वो देश के हों चाहे वो विदेश के हों। और जिस प्रकार से लाखों टूरिस्ट पहुंचा हुआ है कश्मीर में पिछले 4 महीने में, ये सब देखकर इनके नींद उड़ गई है। इन्होंने कहा कि एक ही सबसे आसान तरीका है, वहां पर बौखलाहट बढ़ गई है, बौखलाहट बढ़ गई। इजी टारगेट देखिए, इजी टारगेट। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम फिर से इन हिंदुओं को टारगेट करेंगे, महिलाओं को टारगेट करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करेंगे। ये है इनकी मर्दानगी। हाँ, जो अपने हाथ में बंदूक लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चा जो अपनी रिश्तेदार के साथ खड़ा हुआ है, एक नवयुवक जो है ऑफिस में बैठा हुआ है, आप जाकर उसको भून देंगे क्या? यही आपकी बहादुरी है, यही आपकी वफादारी है अपनी जमीन से? पर फिर भी मैं कहूंगी कि इनकी सरकार जो है बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मेरे सामने पूरे स्टैटिस्टिक्स रखे हुए हैं, 370 जब से हटा है तब से लेकर अभी, या मैं कहूँ 2014 से लेकर 2021 में भी आप कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो इंसर्जेंसी की बात करें, चाहे वो सिविलियंस के कत्ल की बात करें, या जो फौजी शहीद होते हैं उनकी बात करें, हर चीज में कमी आई है। ये एक मजबूत सरकार है। देखिए और अनिला जी, कमी आई है लेकिन जान चाहे एक की भी जाए वो डर का माहौल पैदा कर देती है। आप ही का आंकड़ा बता देती हूँ, 6 अप्रैल 2022 का राज्यसभा में आप ही लोगों ने बताया कि 370 हटने के बाद 5 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है और अभी एक राहुल भट्ट, यानी टोटल 6 हो गए जो ये आंकड़े हैं। बिल्कुल। तो चाहे जान एक की जाए चाहे 5 की, डर तो डर है ना। मैं फिर भी कहूंगी कि जो हमारे
कश्मीर के लोग हैं जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो। वो इस तरीके की जो हरकतें करें, कायराना हरकत जो ये लोग कर रहे हैं, उससे बिल्कुल भयभीत नहीं होने वाले हैं। और हमने नतीजे देखे हैं। कश्मीर के नवयुवक, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू हैं, वो फौज में भी भर्ती होना चाह रहे हैं, वो पुलिस में भी भर्ती होना चाह रहे हैं। अगर केंद्र सरकार जो है पूरा पूरा सपोर्ट दे रही है, हजारों करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है, तो बिल्कुल बौखलाहट बढ़ना इनका वाजिब है। पर मैं फिर कहूंगी कि कश्मीर जो हमेशा से भारत का एक हिस्सा था, है और रहेगा, यहां पे कायराना हरकतें बिल्कुल नहीं चलने वाली है। वहां पर जय हिंद गूंजता है और गूंजता रहेगा। ठीक है ललित अंबरदार जी, मैं आपके साथ कई बार इस मुद्दे पर डिबेट कर चुकी हूं। आप तब से आवाज बुलंद करते रहे जब से कश्मीरी पंडित पैर रखने में भी डरते थे, घबराते थे। आपको क्या लगता है कि कुछ कमी आई है? और अगर ये टारगेट किलिंग हो रही है, क्या ये अब बौखलाहट आप देख रहे हैं जिसकी वजह से आतंकियों ने अपना तरीका बदल लिया है? थोड़ा परिपक्ष दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अभी तक भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में इस बात का एहसास नहीं है कि व्हाट दे हैव ऑन हैंड, कश्मीर है क्या, कश्मीर जात क्या है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक लल को शांति के रूप में देखा जाता है। और ये दुर्भाग्य है इसके बावजूद कि 5 अगस्त 2019 के बाद 19 को जो नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम लिया, 370 और 35A को हटा दिया। मुझे लगता तब से आज तक चाहे वो स्टेटमेंट्स हो चाहे योर पॉलिसीज़ हो, वही चल रही हैं जो नॉर्थ ब्लॉक पिछले 32 साल से कश्मीर के हवाले से लगा रहे हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि बीजेपी का और परिवार का, संघ परिवार का जो जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है, वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी तक वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको समझना पड़ेगा कश्मीर में क्या है। क्या अभी जो आप देख रहे हैं इक्का दुक्का टारगेटेड किलिंग, बट प्लीज ये जो शब्द है ना, इससे मिसनोमर जहाद की जंगें दुनिया भर में आज की तारीख में एक इवॉल्व हो गई है हाइब्रिड वॉर में। आजकल इतना मीडिया है, सोशल मीडिया है, जहाद जैसे जो दहशतगर्दी होती है उसका मकसद होता है कि दहशत पैदा करना। पहले 10 को मारते थे, 30 को मारते थे, कोई इंपैक्ट होता था। अब उनको एक को मारना है, इस बेदर्दी से मारना है कि सेकंड्स के अंदर वहां पे हजारों के दिमाग में दहशत पैदा करनी है। इसको हाइब्रिड वॉर, क्योंकि वहां पे सुरक्षा की जो ग्रिड है बहुत पुख्ता है। कहीं पे भी जहादियों को वहां पे ब्रीच मिलता है वो टारगेट करते हैं। और जहां तक कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार की बात है, मैं समझता हूं जनरली, मैं बोलता हूं जो मैं कश्मीरी हूं, लेकिन मेरा संदर्भ कश्मीर का जो है वह भारतीय पर्सपेक्टिव से है। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार, कश्मीरियों का खाली नहीं, वहां जो नरसंहार हो रहा कश्मीरियों का नहीं हो रहा, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। और यह नरसंहार 1000 साल पहले शुरू हुआ था जब गजवा हिंद की लड़ाई शुरू हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब्जा किया था। तब से आज तक हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। जो लोग नरसंहार के ऊपर शोध करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनका मानना है, हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के बाहर, वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार जो है, जेनोसाइड, वो हिंदुओं का है। जो 1947 में हुआ, टू नेशन थ्योरी के आधार पे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, जिना की टू नेशन थ्योरी के आधार पे हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने 14 अगस्त 1947 को अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। तब भी वो गजवा हिंद की एक बहुत बड़ी जीत थी। कश्मीर की नजर उनकी कश्मीर तक नहीं है, कश्मीर उनका एक हिमालयन बिंदु है उस इस्लामी सार का। उनकी नजर दिल्ली के लाल किले में। अगर आपने कश्मीर जहाद को कश्मीर में नहीं रोका, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार यानी हिंदुओं का नरसंहार नहीं रुकेगा। ठीक है, आप अनिल आनंद जी, आपसे मेरा अगला सवाल, और इसी बात को आप आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और क्या जो हाइब्रिड आतंकवाद का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं ललित, आपको लगता है कि तरीका बदल गया लेकिन अभी भी डर का माहौल वैसा ही है वहां पर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ ललित से, इनकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूँ क्योंकि इनका एक परिप्रेक्ष्य है, आज़ाद हैं अपना परिप्रेक्ष्य सामने रखने के लिए, लेकिन मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए क्या हुआ है, अब 1990 से शुरू अगर आप करें, मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक आदत सी हो गई है इतिहास में खींच के ले जाना, इतिहास में रहना, इतिहास के मकड़ जाल में लोगों को फंसा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम आज सोचें ये क्या हो रहा है और कल कैसे अच्छा होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सही बात कही। 90 में स्ट्रेटेजी कुछ और थी, किलिंग्स कैसे करनी है, सिविलियंस की हेडलाइंस कैसे ग्रैब करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे आपने अपना केस कैसे, जो पाकिस्तान कह लीजिए या उनके स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स कह लीजिए, कैसे इंटरनेशनल फोरा पे अपना केस लेके जाना है। स्ट्रेटेजीज बदली हैं। आज की स्ट्रेटेजीज इन्होंने सही कहा। आप सॉफ्ट टारगेट्स, सिंगल पर्सन्स को आप मार्क करके आप उनको किलिंग्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग उसके पीछे जरूर है। लेकिन मुझे बहुत ताजुब है, अगर मुझे मालूम है वो सॉफ्ट टारगेट है,
अमरदार साहब को मालूम है सॉफ्ट टारगेट है, सबको मालूम है, क्या सरकार को मालूम नहीं है कि वो सॉफ्ट टारगेट है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम देख रहे हैं, मैं अपने 4 दशक के जर्नलिज्म में भी देखा, उससे पहले जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के उससे भी देखा कि जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी के स्टेटस से ज्यादा उभर नहीं पाई है। हर दशक के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट आता है। अभी मैं एक नया एक्सपेरिमेंट देख रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं इस चीज का कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। अब नए एक्सपेरिमेंट में एक कॉमनैलिटी सबकी रही है, वो इन्होंने भी इंगित किया। वो कॉमनैलिटी ये था कि जब कश्मीरी पंडित्स की बात आती है, मैं फोकस तरीके पे कश्मीरी पंडित तो थोड़ी सी जम्मू की बात भी करूंगा, तो आप शुरू होते हैं रिहेबिलिटेशन से। रिहेबिलिटेशन पहला स्टेप नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे 1990 के दशक में भी हम जब कवर कर रहे थे उन चीजों को, तब भी देखा थर्स्ट, इट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स, इट इज नॉट द पॉइंट। रिहेबिलिटेशन तब होगी जब जमीनी हालात अच्छे होंगे, रिहेबिलिटेशन तब होगी जब सुनील अंबरदार की, आरती जी की हिफाजत होगी, वहां पे इंडिपेंडेंटली वो रह पाएंगी। हाँ। तो लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या स्ट्रेटजी है कि आपका थर्स्ट रिहेबिलिटेशन पे हो जाता है। हाँ। आप एक्सक्लूसिव डोमेन में रख दीजिए किसी को, वो कोई तरीका नहीं है। मैं आलोक जी के पास आऊं, आलोक शर्मा जी, लेकिन उससे पहले एक चाहती हूं अनिला जी इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि सॉफ्ट टारगेट क्या है कश्मीर में? आतंकियों के निशाने पे अगर होते हैं तो कौन होते हैं? देखिए नहीं, देखिए ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की जो वहाँ पे विंग है, उनको उनकी जो सुरागगिरी है वो शायद पुख्ता नहीं है, शायद नरेंद्र मोदी जी को इसकी खबर नहीं, जैसा कि अभी ललित जी ने कहा, या मैं आनंद जी को भी सुन रही थी अच्छी तरीके से। ये हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि केंद्र की जो एजेंसीज हैं या वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, क्या उसको नहीं मालूम है? बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, पहले जो है फौजी लोग टारगेट पे आते थे, फिर हमने देखा चुने हुए प्रतिनिधि है वो उन्होंने टारगेट पे लिया, और अब हम देख रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों को टारगेट पे ले रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, एक चीज हो जाए और आग की तरफ फैलती है। शायद ये मैसेज करना चाहते हैं कि अगर आप केंद्र की आवाज में, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आवाज में आवाज मिलाओगे और खुशी जाहिर करोगे तो हम आपको टारगेट करेंगे। पर कोई बात नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ कि कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूंगी, अभी मैं सुन रही थी आनंद जी को कि कश्मीर को एक लैब में प्रयोग की तरह उपयोग किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं साहब, ये वो कश्मीर है जिसकी अगर मैं बात करती हूँ, कैपिटल जो श्रीनगर है, जिसके नाम में श्री लगा हुआ हो, वहां पे जिहादियों का क्या काम? लेकिन वहां पर नैरेटिव तो सेट हो रहा है ना कि कश्मीर को एक लैब की तरह इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल भी नहीं, किसी बेहतरी के लिए 50 साल से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज कश्मीर अनिल जी को पता नहीं है तो हम बिल्कुल, मुझे पता है साहब, मुझे आपकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, वो आप अपने आप पास रखिए और जब आपकी बारी आए तो आप बोलिएगा। वहां पे आज लद्दाख, आज कश्मीर, आज जम्मू, आपको पता है कि 3 अगर डिवीजन हो गए हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है ना। हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आ रही है, किस लिए आ रही हैं? अगर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जी, शुरू में ही कहा था कि कश्मीर बदल रहा है, लेकिन उस बदलते हुए कश्मीर में कश्मीरी पंडित क्या महसूस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। 4000 से ज्यादा कश्मीरी मैं ये नहीं कह रही कि आप कश्मीर में कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं श्रीन जी कि 4000 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू जो है वापस गया है। वहां पे टारगेटेड एरियाज हैं, देयर आर पॉकेट्स जो जहां पे इस प्रकार के लोगों को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, पर इसका मतलब नहीं है कि इनकी सरकारी आप मेरी बात समझ नहीं रही है। मैं जो कह रही हूँ ना, मैं बार-बार एक ही बात कह रही हूँ। चलिए, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि फिर आलोक जी आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स को सिक्योरिटी देना सरकार का काम है। किसी सरकार में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर नागरिक को सुरक्षा दे। इट्स नॉट पॉसिबल। तो और ये दावे करना कि कश्मीर के अंदर हम डेवलपमेंट करें, मैं ये समझता हूं, मैं विद ड्यू रिगार्ड्स, अब मैं कश्मीरी जिहादियों को, कश्मीरी इस्लामिस्ट को, पृथकतावादियों, इवन जो पाकिस्तानी स्टूज अपने आप को ओपनली बोलते कश्मीर के अंदर, एक चीज उनकी तरफ से मैं मानता हूं उनको, उन्होंने आज तक कभी भी ये नहीं बोला कि कश्मीर जिहाद की वजह वहां पे इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, और ये हकीकत भी है। पिछले मैं कश्मीर के जो पृथकतावादी आज तक उन्होंने नहीं किया, हिंदुस्तान की तरफ से हमें पैसा नहीं मिला। एक मिनट और, कश्मीर जहाद 32 साल से चल रहा है। हाँ। हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां से एक नौजवान वहां शहीद ना हो। लेकिन आज की तारीख में रियल एस्टेट का जो प्राइस है वहां पे वो हिला नहीं है। काबुल देखिए, अफगानिस्तान देखिए, उतने ही टाइम से जल रहा है। वहां की जमीन की कीमत धूल मिट्टी से भी कम है।
कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपने हिंदुस्तानी एक्सचेकर ने ये हमेशा ये मैं बाकी इंश्योर लोगों से भी करके एक-एक था। रिएक्शन और ले जम्मू लूं, की फिर बात आती तो हूं। बताना आलोक चाहता हूं, शर्मा जी, नहीं, कुछ एक कहना भी सेकंड, चाह रहे हैं। जब आप कश्मीर की बात कर रहे हैं प्लीज, पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते थे, अब लद्दाख अलग है, वो आजाद हो गए कश्मीरी इस्लामिस्टों से, लेकिन जम्मू मैं समझता हूं अभी भी नेग्लेक्ट हो रहा है। आज की तारीख में अभी कश्मीर के अंदर जिस दिन राहुल भट्ट का कत्ल हुआ है उसके 2 दिन के बाद जब फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या हम मुसलमान लोग इतना गिर सकते हैं, तो मैंने उनको टैग किया था, तुम इससे भी ज्यादा पहले गिर चुके हो, जब गिरजा इसी को फेंकू तो सियासत का रेप कहते हैं करके ना, जब कत्ल किया मौका था। लगे मैम तब उस दिन बयानबाजी रंजीत सिंह कर दो। ठीक है सर, अब बारामूला आगे में मारा बढ़ते गया हैं, है, तो तुम कमेंट इससे ले भी लूं, ज्यादा बाकी गिर 3 सकते मेहमान हो। बच्चे हुए हैं। आलोक शर्मा जी, हो क्या रहा है ये घाटी में? मतलब अगर कश्मीरी पंडित इतने साल बाद भी खुद को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं और लगातार इस तरीके से चुन चुनकर निशाना बनाकर उनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों का भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक मुखौटे के रूप में राजनीति करने के लिए उपयोग किया, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीरी पंडित भाई आज भी बीजेपी की राजनीति का शिकार है। अभी मैं देख रहा था, राहुल भट्ट की हत्या के बाद जब 10वां हुआ, एक बीजेपी का लीडर वहां पर किसी से मिलने नहीं गया, और वहां पर जो नारे थे अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ठीक है, अमित शाह हाय हाय और मोदी हाय हाय, लेकिन वहाँ के नारे आप कहाँ से अब मैं वापस आता हूँ। ये हकीकत है, लेट मी लेट ये हकीकत है। एक मिनट पहले बात पूरी कर आप पूरा कर एक दीजिए। सेकंड में काउंटर लेकिन का मैं मौका दूंगी, प्रोपेगेंडा एक का सेकंड। जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना, मैं पूछ लेती हूँ। आलोक जी, आलोक जी, यही तो ये प्रॉब्लम नारा है ना। देखिए, यही एक प्रॉब्लम मिनट, मैं है। 1 मिनट उनको मौका दे देती मैं हूँ, फिर मुझे कहूंगा बताइए। हाँ, कि नोएडा के गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि इसको चला दे। 1 सेकंड, या तो आप मुझे दीजिए बोलने ना का सर। मौका देंगे आप, आप या इनको दीजिए, सुनेंगे मैं तो आप। आपको मौका मैं दे 20 रही मिनट हूँ। के बाद आया हूं, इनको आपके रोकेंगे पास आप। पूरा अब मैं मंच वापस है, आप आता हूं। बोलिए किरण ना। जी, हुआ क्या है कि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने क्या किया, वहां पर जाकर कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांगा, और उसके बाद पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। 2014 में 69% पोलिंग हुआ था वैली के अंदर, और 2019 में मोदी जी के 5 साल के शासन के बाद 7% पोलिंग हुआ था। क्यों हुआ था? केवल इसलिए कि आपने जो वायदे किए थे, जो हालात सुधारने की बात की थी, उसमें आप पूरे फेल रहे। 6 साल में से जब शासनकाल रहा 6 साल का, 6 में से 3 साल इंटरनेट बंद रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत बढ़िया रहा है। एनआईटी में जो 1500 बच्चे हिंदुस्तान के बाहर के पढ़ते थे, आज 100 से भी कम बच्चे एनआईटी में, और जिन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए श्रीनगर में, उनके पिछवाड़े लाल कर दिए इनकी पुलिस ने। मोदी जी गए, भाषण दिया, उन्होंने कहा कि ये बाप और बेटी जो हैं दोनों गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, तमाम तरह के भाषण दिए गए। फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाई। पाकिस्तान के साथ भी यही था, बिना बुलाए वहां पाकिस्तान पहुंच जाओ। जिस समय पर महबूबा और तमाम लोगों की सरकार बनी, वहां पर मंच पर बैठकर उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने, कि अलगाववादियों ने हमारी मदद की, इसलिए पीसफुल इलेक्शन रहा। मोदी साहब चुपचाप बैठे रहे। जब महबूबा ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके बावजूद ये सरकार चलाते रहे बीजेपी के लोग। मुझे लगता है, आप बात एक मिनट, पूरी कीजिएगा, फिर एक मेरा मिनट। सवाल है। पूरी तरह से जो ढुलमुल नीति रही है 8 साल की, कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, बुरहान वानी के भाई को तो नौकरी देंगे। अरे भाई, जब पहले पॉलिसी थी यूपीए 1 और यूपीए 2 की कि आतंकवादी की डेड बॉडी उसके घर वालों को नहीं देंगे, तो बुरहान वानी का 1 लाख लोगों का जनाजा किसने निकलवाया? मोदी सरकार ने निकलवाया। उसके बाद आतंकवाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से क्या हालात बद से आपके बदतर सवाल होते वाजिब चले। हैं आलोक जी, आपके सवाल वाजिब है, मैं पूरा मौका आपसे नहीं, दूंगी ताकि थोड़ा ये सा- जवाब दें, मैं लेकिन मेरी थोड़ा 1 सा- मिनट बात थोड़ा सुनिए। सा एक चीज कहना चाहूंगा अब कश्मीरी पंडितों के बाद। कि आप लोग ने, आपने भी शुरू में कहा धारा 370 हट गई क्या धारा 370? सर न्यूट्रलाइज हो गया, क्या बात है? न्यूट्रलाइज हो गया? क्या है? अरे पहला सेंटेंस, अरे मैम दिखाइए ना उसको, आप टेक्निकल ऑर्डिनेंस को। आप बीजेपी का किसी पर चमचागिरी सवाल बीजेपी उठा का रहे आपने हैं। अपने हाथ में आप कर सवाल लिया। का आधार सुनिए, बताइए। नरेंद्र एक मोदी से नफरत सुनिए, करते मैम, करते हिंदुस्तान से सुनिए, नफरत करने लगे ललित मैं अंबर उनसे नफरत जी, करने ललित लगा अंबर मैं- जी, और एक मेरे मिनट, मैं एक आपसे मिनट। बता मैं रहा आपको हूं दोनों हिंदू को- को सुनिए ना। अपनी नाजायज सुनिए वजह जरा। से मत बनाइए। ललित अंबर आपकी जुबान पे अच्छा नहीं लगता। ललित सुनिए अंबर जरा। जी, का नाम। सुनिए नहीं, जी। सार्थक बहस करते हैं। एक सुनिए जी, मिनट, मैंने पहला आपको सेंटेंस सुनाना। बर्बाद हो गया सुनिए। कांग्रेस की नीतियों की अरे वजह से। कांग्रेस, एक मिनट। हमने इस्तेमाल आप मत कीजिए। बीजेपी आप की नरेंद्र मोदी आप अपने बीजेपी की इलेक्शन चमचागिरी लड़ाई करते है। रहिए मेरा नाम दिल्ली बताइए। में बैठकर। मुझे नरेंद्र मोदी इसीलिए हालत ये है। मैं खुद आप करते रहिए, अब मुझे कोई बच्चे तकलीफ सुनिए, नहीं कि आप आप बीजेपी की चमचागिरी करें, आलोक लेकिन जी, अगर आप कांग्रेस के लिए आलोक कहेंगे जी, तो सवाल उठाए जाएंगे। मत बोलिए और ना ही अपनी जी, जुबान आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है डिबेट। ललित अंबरदार जी, खिलाफ बना के रख दिया था। मैं किसी के ललित बीच में अंबरदार नहीं जी, बोला। ललित अंबरदार जी, देखिए पहली- ये वो बात मैं सही किसी कह रहे के हैं, बीच आपके में नहीं बीच में बोला। नहीं बोले, मैं आपको मैम, मौका दूं। प्रोपेगेंडा नहीं, नहीं, सुनिए सुनिए। मैम। आलोक जी, सवाल उठाना मैं- बहुत मैं आसान वापस है। आता हूं। एक आप मिनट। क्योंकि मुझ पे सवाल उठा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप मेरे मैं चैनल पे उत्तर देता सवाल हूं, उठा रहे क्यों हैं, तो आप सवाल जवाब उठाया? दीजिए पहले। मैंने सवाल उठाया। किस आधार पे? बिल्कुल आपने सवाल बिल्कुल। उठाया। जो ऑर्डिनेंस पास हुआ
वो पढ़ा है कभी आपने? उसमें क्या लिखा? नहीं, पहला आप तो सेंटेंस क्या? खारिज कर रहे हैं अरे मैम उसको। सुनिए ना, आप उसे खारिज यूजिंग कर द रहे हैं यहाँ पर। पार्टिकल, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करके दो चेंजेस किए। ना रोक रही आप है, कैसे क्या बात आर्टिकल कर रहे हैं 370 हट आलोक गया? जी? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद सुनिए। एक मिनट मैम, एक नहीं, मिनट, हम आज जो किस पे आर्टिकल बात कर रहे हैं? 370 को हटाने के लिए नहीं, 35 ए को आलोक जी, हटाने के प्रॉब्लम लिए आपका यही है, एक मेरा मिनट, सवाल नहीं प्रधानमंत्री सुनना सुनिए चाह तो सही ना रहे। मैम। नहीं नहीं, मैं आपको इतना आप टाइम नहीं सुनिए दे तो सही सकती ना। ना। मेरे बाकी दो मेहमान झूठ भी तो हैं, नहीं एक सुनूंगा ना शब्द मैम। नहीं बोला उन्होंने। सुनिए तो मैम, नहीं, आर्टिकल नहीं, कांग्रेस झूठ मैडम नहीं अगर बोलेगी, आप झूठ ठीक है, बोलेगी। मैडम कांग्रेस अगर आप झूठ ठीक है, नहीं झूठ बोलेगी लगातार, ऐसे नहीं चलेगा श्री। आप हम एक कश्मीरी मुझे पंडितों केवल ये की बता बात कर रहे दीजिए, हैं। मुझे मैं- एक कागज दिखा दीजिए, आर्टिकल 370 मैं is यहाँ not a आपको part of कागज Indian दिखाने के लिए Constitution। नहीं बैठी हूँ, दूसरी आपको चीज। बुलाया गया है एक कि मिनट, सार्थक बहस एक करें। मिनट मैम, एक मिनट। कश्मीरी मैं पंडितों फिर का बता- जिक्र मैं कीजिए। उसका एक एग्जांपल और देता हूँ। एक मिनट, आर्टिकल एक- 370 30 सेकंड हटाने आप के लिए और 35 ए हटाने के लिए 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। अगर वो हट गए तो केस तो खत्म हो ठीक जाने है, चलिए आप तो उस आज पर भी बात क्यों मत चल रहे हैं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आरती अंदर? टिक्कू जी, मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर आइए, अपनी बात रखिए। पहली बार क्योंकि हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को पहली आप बार भूल हुआ चुके हैं, सर। 350 आपने कश्मीरी ना कभी पंडितों ने पहले ध्यान दिया और ना jointly आज आप उन लोगों का resign लिहाज किया। कर रहे हैं। ठीक है, Resign आरती किया। टिक्कू जी, आरती उसके टिक्कू जी बावजूद आइए। ये लोग आकर बीजेपी और आरती मोदी टिक्कू नामा जी, पढ़ने आइए, यहाँ पर। प्लीज। अरे इस देश को भुगतिए बर्बाद अपने किया आप। कांग्रेस ने, नेहरू से भुगतिए लेकर भाई, राजीव गांधी भुगतिए। तक और फिर राहुल भुगतिए गांधी, आप। सोनिया एक गांधी सेकंड। को तमाशा बना आरती के टिक्कू रखा जी, है। आप भुगतिए अब आप लोग। पूरा भारत, पूरी दुनिया ने देखा है। एक मिनट, आप दोनों आरती टिक्कू को सुनिए तो सही एक बार। वो खुद कश्मीरी पंडित है। अगर ये झूठ नहीं, बोलते मैं भी हैं, सबके बीच बोलिए, में आरती बोलूंगा, मैं टिक्कू मुझे बोलने नहीं दिया, मैं भी सबके बीच में आरती बोलूंगा। टिक्कू बोलिए। क्या ब्लैकमेल करते हैं बार-बार कि बोलिए, कांग्रेस अनिला को सिंह, नहीं, कांग्रेस को नहीं प्लीज, बोलने दे रहे, कांग्रेस को अनिला अरे सिंह। बर्बाद करने वाली, अनिला देश को जी। बर्बाद करने वाली अब तो कांग्रेस। आबाद हो कैसी गया ना। भाषा कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित लाल चौक पे नहीं, बैठ के नहीं, मोदी नहीं, हाय प्लीज, हाय, प्लीज, अमित प्लीज। शाह हाय हाय लगा रहे हैं। झूठ बोलते हैं आप, पता नहीं ये क्या भी आप झूठ क्या है बता क्या? रहे हैं। देखिए, ये बताता है कि आप आप लोगों को बोलिए। कश्मीरी पंडितों पे बात ही नहीं करनी है। अनिला जी, आप मुझे वाकई में हैरान कर रही हैं। आरती टिक्कू, पहले तो वाकई जो यहाँ पे ये हल्ला गुल्ला मचा, उसमें मुझे एक बात पे बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है और प्लीज़ आप इसको रिकॉर्ड कीजिएगा और दिखाइएगा जी। कि इन्होंने कहा कि कुछ चंद कश्मीरी पंडित न्यूज़ चैनल्स पे आके जो है उन्होंने सारे कश्मीरी पंडित्स का इशू हाईजैक करके पूरी कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया है और नुकसान किया। मैं अपनी बात पर कायम। नुकसान किया है, कुछ किया है कुछ चंद कश्मीरी पंडितों ने। देखिए, हम कश्मीरी पंडित हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी लीडरशिप क्या कह रही है, हम लोगों को जवाब देंगे, आपको नहीं। दूसरी बात, ये इल्जाम लगाना कि कुछ कश्मीरी पंडित, मैं भी चैनल्स पे जाती हूँ, ललित जी भी जाते हैं, कई और लोग भी जाते हैं, ये हम सबकी कलेक्टिव आवाज है। मैं शायद सारी बातों से इत्तेफाक नहीं करती हूँ ललित जी से भी या बाकी हमारे जो लीडर है, लेकिन वो हमारे लीडर है, हमारे सर आंखों पे है और उनकी आवाज हमारी आवाज है। कोई ये ना समझे कि वो बीजेपी के टट्टू है, कांग्रेस के टट्टू है या किसी और के टट्टू है, वो हमारी आवाज है और उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात, पिछले 32 साल में, इतिहास छोड़िए, पिछले 32 साल में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए, एनडीए, किसी की भी सरकार थी, सिस्टम जो था, सिस्टम ने क्या किया कश्मीर में? सिस्टम ने आतंकवाद को पनपाया। इस सिस्टम ने उन आतंकवादियों को इज्जत दी, शोहरत दिया और पैसा दिया। उसी सिस्टम ने इन्हीं आतंकवादियों को इतनी बड़ी आवाज दी कि इस कंट्री में, इस देश में कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड किसी ने स्वीकारा नहीं, लेकिन जो आतंकवादी कह रहे थे उनकी आवाज सब लोगों ने स्वीकार की। ये इसलिए ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यूपीए हो, एनडीए हो, इन सब की जिम्मेवारी है। अब रही बात 2019 में जो ऐतिहासिक कदम उठाया प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने, हाँ वो ऐतिहासिक कदम था, उसकी वजह से अब इनको ये इस पे क्या कहते हैं, वो टिप्पणियां करते रहे कि 370 हटा कि नहीं, उसमें नलिफाई हुआ कि नहीं, कि एब्रोगेट हुआ, ये सारे सिमेंटिक्स हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आज की डेट में आर्टिकल 370 और 35A आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आर्टिकल 370 नहीं होगा, जम्मू कश्मीर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया।
यही तो ज्ञान नहीं समझ आ रहा। नहीं, मैं ये पूछ तो- रहा हूँ 17 के 17 केस सुप्रीम देखिए, कोर्ट में क्यों आपने चल रहे शीरीन- थे? अगर वो नहीं है तो मिनट। नहीं, आप झूठ बोलेंगे तो आपको रोका जाएगा। आलोक जी, एक मिनट आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, मुझे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दिलवा देंगे आप जब तक बोल रहे थे आप मुझे बताइए ना, आप मुझे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दिलवा देंगे? मैं चैलेंज करता हूँ आपको। अरे छोड़िए, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर नहीं मैं हूं, ना प्राइम 15 मिनिस्टर हूं। अरे भाई अब आप लॉ ही छोड़- खत्म हो गया छोड़ तो दीजिए। 15 साल का क्लॉज क्यों डाल दिया उसके बिल्कुल अंदर? गलत बात कर क्या रहे हैं। 15 साल का आपको क्लॉज है तमीज कि ही नहीं? है बात करने की। नहीं, आलोक 15 जी, साल का क्लॉज है कि मैंने नहीं? आपकी मैं चीज़- झूठ नहीं मैंने चलने आपकी दूंगा। चीज़ से बात की। 15 साल का आलोक क्लॉज शर्मा है कि नहीं ये बता दीजिए मुझे। आलोक शर्मा जी, पहले मुझे ये बताइए, आप डिबेट करने के मूड से आए हैं ना? नहीं आए हैं, नहीं, क्योंकि मैं पहले डिबेट टाइम कर रहा हूं। तो अपनी तो बात झूठ को रोकूंगा पहले ना मैं। मिनट से ये लोग आपने एक बार भी मैं अपने झूठ को नौकरी की रोकूंगा। पंडितों की बात की है। अगर कोई आप किसी कहेगा- को झूठा बोल अगर- रहे हैं, आप किसी को बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं, अरे आप मैम, यहाँ जो झूठ सर्टिफिकेट बोलेगा देने उसको नहीं रोका आए। जाएगा। अच्छा, आप माफ तो कीजिएगा, सच की मूर्ति मुझे सर्टिफिकेट केवल ये बता दीजिए। मुझे केवल ये बहुत बता- सम्मान के अरे साथ आपको मैम, बुलाया सुनिए गया है, मैम, अपनी बात ये मैं रखिए। बात आप और ये करी थी, दोनों आपने मिलकर मुझे आपने बोलने मुझे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दिलवा दीजिए। अरे मैं कौन होती हूँ सर आपको दिलवाने वाली? अगर कानून हट मेरे गया सवाल का तो जवाब फिर क्यों दीजिए नहीं ना। मिल रही है? आप मेरे सवाल का आपको जवाब पता है दीजिए। मैं कोरोना के आपको टाइम में यहाँ उसमें नागरिकता 15 देने के साल लिए का बुलाई। क्लॉज फिर ठीक है। डाल दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। झूठ मैं नहीं आपके चलने सवालों का देंगे। जवाब देने के ये लिए बीजेपी आप का मुखौटा दर्शकों को उतारेंगे हम। कांग्रेस का आप कांग्रेस क्या कहना चाहती है, मैं इसीलिए हमने आपको यहाँ पे कांग्रेस बुलाया है। देख- आप मैं तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट सीधी लाइए, सीधी आप बात किसी कर को रहा आप हूं। किसी को मैं आपने कहा धारा 370 हट ठीक है, गई, मैंने उनको कहा बात नहीं पूरी करने हटी। दीजिए, सुप्रीम बात कोर्ट पूरी में केसेस कीजिए। चल रहे हैं। अच्छा, ठीक नहीं है। हो सकता है, एक-एक करके डिबेट शांति नहीं हो से, सकता शांति है। से झूठ करिए। में नहीं होने देंगे, ये झूठ नहीं डिबेट चलने हो देंगे। सकता है, ये ये defamation- दूसरे ये चैनल पे चलती है defamation झूठ। case है। यहाँ पर ये नहीं चलने देंगे defamation हम। case नहीं, है। नहीं। ये अपने आप आलोक को- शर्मा जी, ये एक अपने मिनट। आप आप को बिल्कुल सत्तावादी defamation भाषण का कह रहे हैं। केस लगाइए, बिल्कुल मेरे ऊपर सब लगाएंगे, कुछ लगाइए। बिल्कुल। कि मैंने पहले भी कहा, जो सिस्टम था, ऐतिहासिक कदम तो उठाया, 370 तो हटाया, 35A तो हटाया, लेकिन जो सिस्टम, जिस सिस्टम ने, जिस नेटवर्क ने, एक नेक्सस जो था मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो पीडीपी थी, इन सब का जो नेक्सस था सेपरेटिस्ट के साथ, हुर्रियत के साथ, जमात इस्लामी के साथ, जेकेएलएफ के साथ, वो सिस्टम अभी इंटैक्ट है और उसकी जिम्मेदारी इस सरकार को लेनी पड़ेगी। जाहिर इनके तौर पर। सिक्योरिटी एडवाइजर्स इनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। इनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में एक वेस्टेड इंटरेस्ट बना हुआ है, जिनकी वजह से ये आतंकवाद जारी है। और अगर ये जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो देश, सिर्फ कश्मीर बर्बाद नहीं होगा, पूरे देश में बहुत सारे कश्मीर बनेंगे। ये आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब लूंगी, लेकिन माजिद हैदरी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। माजिद हैदरी, आप अपनी बात भी रखिएगा। मेरा सवाल एक ये है कि आप इससे पहले जब डिबेट में बैठे तो आपने ये कहा कि कश्मीरी पंडित आइए, नौकरी कीजिए, अपने घरों में आइए, वापस लौटिए। इस माहौल में ये मुमकिन हो पाएगा? आपको लगता है कि अगर एक राहुल भट्ट की हत्या होती है तो ऐसे कितने परिवार हैं कश्मीरी जो पीछे हट जाते होंगे अगर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं तो? शिरीन साहिबा, इस पंक्तियों से शुरू करूंगा कि हालात से खौफ खा रहा हूं मैं, शीशे के महल बना रहा हूं मैं, कभी राहुल भट्ट, कभी अमरीन भट्ट और कभी टूरिज्म के आंकड़े, नए कश्मीर में यही तमाशा देख रहा हूं मैं। देखिए, पंडित भाइयों का जो दर्द है उसकी एक कहानी हमने देखी है जब हम बच्चे थे, जब ये चले गए। सिर्फ इन्हें मारा नहीं गया, इनके घर लूटे गए, इनके घर जलाए गए। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक घर था पंडित का, वहाँ पियानो था, पियानो वहाँ से चुराया गया, उसके बाद उस घर को आग लगाई गई। तो वैसी एक ट्रेजेडी है, और जो इंसान अपनी मिट्टी से दूर हो गया उससे बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, ये रियलिस्टिक बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 32 वर्षों बाद पहली दफा सरकारी दफ्तर के अंदर राहुल भट्ट की हत्या होती है, आतंकी उसे मारते हैं। तो सिक्योरिटी सबसे पहले आपको समझ आएगा कि सिक्योरिटी वहां पे भारत सरकार ने कैसा इंतजाम है। पहली चीज, 32 वर्षों में पहली बार कश्मीरी पंडितों पे टीयर गैस बरसाए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं जब वो राहुल भट्ट की हत्या का उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। क्या ये कोई सरकार करनी चाहिए? क्या ये वो भाजपा की सरकार कर रही है? और तीसरी बात देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, कश्मीरी पंडित स्पेशल पैकेज की बात की जाती है। वो स्पेशल पैकेज नहीं है, मैं उसे कहता हूं स्पेशल हॉस्टेज पैकेज। कश्मीरी पंडित को बंधुआ मजदूर बना के कश्मीर में लाने की पैकेज है जो नई दिल्ली पिछले 30 साल से चला रही है। उसमें क्या है? एक क्लॉज, भाई तुम्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और तुम्हें कश्मीर में ही वो सरकारी नौकरी करनी है, और तुम्हें वहीं हो सकता है गोली खा के अपने ही दफ्तर में वैसे ही मरना है जैसे कि राहुल भट्ट को मारा गया। तो सबसे पहले भाजपा या कांग्रेस कोई भी पंडितों की बात ना करे, लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, सिर्फ कश्मीर में जो दर्द है ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं है। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, सरकारी आंकड़े आपको बताऊंगा। होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं 219 कश्मीरी पंडित मारे गए 90 के दशक में, और अभी तक का आंकड़े हैं कि 45,000 के करीब कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए हैं।
1600 कश्मीरी मुसलमान जो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, उनने अपनी जान दी है देश की खातिर, देश के तिरंगे की खातिर। आप लोग जब सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात करते हैं ना, तो आप उस मुसलमान को भूल जाते हैं, आप उन पॉलिटिकल वर्कर 7000 को भूल जाते हैं जिनके इन 32 वर्षों में हत्या हुई और मारे गए किस बात पे? देश के नाम पे, तिरंगे के नाम पे। और फिर आपने बात की, आरती टिक्कू साहिबा ने बात की, भाई एक चीज मैं बता दूं इस मंच पे, मोदी जी को, अमित शाह जी को सच्चाई जम्मू कश्मीर की नहीं बताई जा रही है। वहां हालात बहुत खराब हैं, बहुत अबतर हैं, और जो कहते हैं ना एट द कॉस्ट ऑफ मोदी जी इमेज, अमित शाह जी इमेज, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है। आप 70 वर्षों के भ्रष्टाचार की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों से कभी नहीं था, जो सिक्योरिटी फेलियर 70 वर्षों में कभी नहीं था, आज है। पहली दफा किसी सरकारी मुलाजिम को दफ्तर में मारा गया, सरकार है कहां, अकाउंटेबिलिटी कहां है? और जो बात करे उसे आप लोग या तो बंद कर देंगे या आप उस पर डंडे बरसाएंगे। ये सारी गलती जो है ये भाजपा की इस वक्त है। ये माफी मांगे आज देश से कि इनने ऐसे हालात कर दिए कि अब जम्मू कश्मीर में जो बिंद्रू हमारा भाई था, जो दुकान पिछले 32 वर्षों से चला रहा था सरायबला के पास, उसे मारा गया। किस वजह से? कि इनने ऐसे हालात कर दिए 3370 हटा के। आज ये माफी मांगे अनिला सिंह साहिबा, बस माफी मांगे देश से। हाँ, ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अनिला जी आप इस पर जवाब दीजिए। बोलिए। पहले तो ये बताना चाहता हूं कि आज इन्होंने कई बातें बड़े बड़े हौसले के साथ बोली हैं। एक हौसला ये भी दिखाया कि जब इनके पड़ोस के कश्मीरी हिंदू निकाल दिए गए, उनके घर के अंदर जो सामान पड़ा था वो लूट लिया गया, फिर उसको जला दिया गया। इनसे पूछना चाह रहा था, जब वो ये सब हो रहा था, इन नरसंहार की प्रक्रिया जब चल रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? ये हालत थी कश्मीर के अंदर। लेट मी कंप्लीट। आई डिड नॉट इंटरवीन। 100 घर थे कश्मीर के अंदर मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में 100 घर मुसलमानों के थे, 2 हिंदुओं के घर थे, दोनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, रेप, मर्डर और मास मर्डर, घर जलाए जा रहे थे। और कश्मीर के मुसलमान, वो पड़ोसी, वो जो 700 साल पहले हिंदू थे, कश्मीर के मुसलमान वहां के कोई उस देखिए जी 5000 साल पहले सब बुद्धिस्ट थे, ये क्या आपने बना दिया? पहले यहाँ मंदिर था, उसके नीचे मस्जिद थी। भाई ये बात बंद कर दो, ये नया ड्रामा चल रहा है इस देश में। मस्जिद के नीचे मंदिर है, भाई उस मंदिर के नीचे स्तूप हो सकता है, उसके नीचे चर्च हो सकता है। ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया आपने? ये ड्रामा करते हैं आप लोग। औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस मंच पे नहीं होना मैम, चाहिए। बच्चे भी बैठे हैं। प्लीज कंट्रोल इट। सवाल उनका, लेकिन वाजिब। ये बताना चाहता हूं, सरकारी आंकड़े, मंदिर के नीचे मस्जिद है। 32 साल से कांग्रेस की सरकार के टाइम जो आंकड़े बना दिए गए थे, अभी तक हिले नहीं है वो। दूसरी बात, हमारे कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में रह के लोगों गांव-गांव में जाके लगभग 2000 कत्ल हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, नरसंहार सिर्फ कत्ल करना नहीं होता। नरसंहार आपकी मानसिकता के ऊपर ऐसा प्रहार करना कि आप भूल जाओ कि आप कहां के थे। इन जहादियों ने सोचा था कि यहां से निकाल दिया गया कश्मीर से, 4 लाख 5 लाख है, हिंदुस्तान की भीड़ में खो जाएंगे, धूल मिट्टी में खो जाएंगे। इनको तकलीफ हो रही है। 32 साल से इस नरसंहार का एस्पेक्ट हमने डिफाई किया और दावे के साथ कह सकता हूं, कश्मीर अभी हिंदुस्तान के साथ है। हम लोग मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, मरे हैं। के सामने रखूंगा, मुसलमान मारे गए, बताना चाहते हैं। देखिए ठीक है, मैं ललित जी की बात मानता हूं। इन्हीं का चलो जी 210 नहीं, ये कहते हैं 2500, मैं कहता हूं 2500। अगर 2500 नरसंहार है तो 45,000 बता रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। जवाब दे रहा हूं, नहीं है ये आप लोग भ्रम आप लोगों ने बना दिया हुआ है। जवाब दूं, ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज में है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। अब आप रुक जाइए, कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ, खड़ी हो जाइए, मैं पकड़ती हूँ, आप बोलिए। मेरा सवाल ये कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने ये कहा कि मतलब इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट पे उंगली उठाया और बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे उंगली उठाया कि ये लोग बीजेपी की एजेंडा चलाते हैं। तो 8 साल पहले तो आपकी सरकार थी, तो आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, या फिर आतंकवाद रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया? ऐसा जिस समय पर 2014 में हमारी सरकार आई थी, गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, मैंने एक आंकड़ा दिया 2014 का और 2019 के चुनाव के इलेक्शन का वोटिंग परसेंट का। मैं दूसरा आंकड़ा देता हूं, 3500 परिवार घाटी में थे, आज 800 परिवार है। तीसरा आंकड़ा देता हूं, इन लोगों ने, चाहे वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे सैनिक कॉलोनी हो, सबको राजनीतिक अमली जामा पहनाकर वहां पर मैं बता रहा हूं मैम, श्राइन बोर्ड का 2008 में ही था मैम, आज का नहीं, 2008 का इशू था वो। तीसरी चीज, एक योजना शुरू हुई थी उड़ान, जिसमें 5000 बच्चा जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में पढ़ता था, वो बंद पड़ी हुई है आज। NIT हमने खोला, तमाम संस्थान वहां पर खोले ताकि इंटीग्रेशन हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट श्रीन जी, एक मिनट, अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, पूछ लीजिए, बीजेपी से पूछा ना कांग्रेस ने क्या किया, मैंने वो बताया है। वो बताइए ना। बताया तो मैंने, उड़ान योजना इनको समझ नहीं आएगी, बीजेपी को भी नहीं पता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अरे भाई आप लोगों को पता ही नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम, बता रहा हूँ तो सुनना नहीं चाहते आप लोग। बताइए, फिर और सवाल लेती हूँ मैं। उड़ान योजना क्या आप बता दीजिए श्रीन जी। नहीं, आप इनका आप शो करा रही हैं, आप करा दीजिए। सवाल आप
बता कीजिए, दीजिए, मैं नहीं तो आप मुझे मेरा बोलने इंटरव्यू दीजिए, करने नहीं आए हैं। मुझे बोलने आप दीजिए, इनका- मैं चलिए, बोलने बोलिए, दीजिए। बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं 3500 परिवार जो थे आज उसमें से कितने, जब महबूबा की सरकार थी उस समय पर कितने लौटे कश्मीरी पंडित? पहली बार हुआ है कि राशन के लिए पिछले 6 महीने में कश्मीरी पंडितों के जो ट्रांजिट कैंप हैं वहां पर 3 बार स्ट्राइक हुई है बेटा। लेकिन ये चीजें मीडिया नहीं बता रहा है आपको, इसलिए मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माजिद हैदरी जी हाँ से जी। हाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपने बोला कि आप छोटे बच्चे थे जिस टाइम वो घर वगैरह जल रहे थे, तो आपने अपने घर वालों को कुछ नहीं बोला, और आपके घर वाले जैसे कि आप मुसलमान हैं जी, आप मुसलमान हैं तो आप तो लोग मेजॉरिटी में थे, तो तब भी आपने कुछ नहीं सोचा कि उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो आपको कुछ करना चाहिए? वही सवाल जो पूछा गया था। ठीक है, बैठ जाइए। मैं उत्तर दूं? एक 2 सवाल सवाल और ले मुझसे लो, फिर रहे, सब लोग सुनील जी। इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। एक्चुअली मेरा सबसे सवाल है, मेरे को ये पूछना है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मसला है, तो आप लोग सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके इसके ऊपर क्यों नहीं सॉल्व करते और अपना एक एक पॉलिटिकल एजेंडा क्यों लेते हो? अच्छा क्वेश्चन है। शानदार सवाल है, बैठ जाइए अच्छा आप। अब सबसे पहले चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए आलोक जी, माजिद हैदरी और उसके बाद फिर अनिला सिंह। मैं सवाल देता हूं। सबसे पहली चीज तो यही है और थोड़ा कि छोटे जम्मू में रखेंगे कश्मीर जवाब। कोई घूमता फिरता केक नहीं कि मोदी जी और अमित शाह जी भाषण देंगे और वो सॉल्व हो जाएगा जम्मू कश्मीर का इशू। इसमें तमाम तरह की इंटरनेशनल फोर्सेस भी लगी रहती हैं उसको पंप करने के लिए, लेकिन 2009 तक बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी। बार बार आप लोग सवाल पूछते हैं युवा हमारे साथी के, जब वहाँ पर नरसंहार हो रहा था तो फलां क्या कर रहा था, ढिकड़ा क्या कर रहा था। वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी के सपोर्ट से चल रही थी, बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस नहीं लिया। बीजेपी ने सपोर्ट लिया जब आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई, उससे पहले वो सरकार चलती रही। मुद्दे की बात, एक मिनट, आ रही हूँ। 2019 में क्या हुआ? हरियाणा की बात नहीं है। आप तो प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखिए कैसे तिल मिलाते हैं ये लोग, फिर इनको कहा जाए कि आप ठीक है, बीजेपी का आलोक जी। मुखौटा है तो इनको दुख होता है। मैं समझ गई, आप सिर्फ आरोप लगाएंगे। दूसरी सवाल चीज। था, बहुत छोटा सा जवाब आप दे सकते थे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। ललित जी दूसरी जल्दी। बात जो बार बार बताया जा रहा है कि वहां मुसलमान भी मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं। वो मुसलमान जो हिंदुस्तान के नाम पे मरता है, लेफ्टिनेंट फयाज मेरा हीरो है, जवान जो जम्मू कश्मीर पुलिस का मुदस्सर मेरा हीरो है। हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब के नाम से मैंने बोला नफरत करते लोग, मुसलमान भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखते। कश्मीर के अंदर एक राइफलमैन औरंगजेब, जब उसकी लाश घर में आई तो उसका बाप कहता है मेरे 3 बेटे और हैं, उनको हिंदुस्तान की फौज में भर्ती कराऊंगा। वो उस औरंगजेब से मैं उससे प्रभावित हूं, मेरा इंस्पिरेशन है। लेकिन जो मुसलमान वहां पे मरता है, इसलिए नहीं मारते हैं उनको कि वो मुसलमान है, इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको मुसलमान समझते ही नहीं है, काफिर समझते हैं। अगर ऐसा होता, अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? अफगानिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, तो क्या अफगानी जो तालिबान है वो क्या सूफी हो गए? जहां तक ये जम्मू कश्मीर जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज की बात है, ये कांग्रेस ने सबसे बड़ी गद्दारी की हमारी कौम के साथ। सुनिए, जब इनकी बातचीत चल रही थी मुशर्रफ के साथ, जो वाजपेयी जी ने शुरू की थी, तो शुक्र है कि आगरा वाजपेयी जी बिरयानी खिलाए तो ठीक था। आगरा में आडवाणी जी आप छोड़ जिन्ना दीजिए की मजार पर लोटपोट हो तो मैं ठीक आप था। दोनों को रोक रही हूं। मोदी जी बिना बुलाए वहां पर बिरयानी खाने पहुंचे तो ठीक था। कांग्रेस ने गद्दारी की। मैं इसलिए कहता हूं आप लोग मैम हमारे यहाँ गरीब हैं, गरीबों को नौकरी देनी थी, कहाँ नौकरी दी? उन गांव और शहरों में जहां से उनके माँ बाप को धकेल के फेंक दिया था। मैम बैकग्राउंड तो देखिए, बताइए। ऐसा है कि मैं अभी आलोक जी को नौकरी सुन रही दे हूँ दी कि है। बार बार ललित जी को, आरती जी को, या इस तरीके के जो हमारे कश्मीरी हिंदू जल्दी, या जल्दी। पंडित हैं, ये अपनी हिंदू बात मुसलमान कहते करना हैं। बंद कर आलोक जी, दीजिए। मुसलमान प्लीज, हैं वहाँ पे, प्लीज। मुसलमानों ने हमें वहां से निकाला, याद रखिएगा। एक मिनट, यहाँ एक करे रहेगा निजाम सरकार से पूछो ना सवाल। मजदूरों से आवाज 8 आई। साल हो गए सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कश्मीर के नहीं। मुसलमानों, ललित, हिंदुस्तान से बीजेपी की चमचागिरी करते करते सरकार से एक सवाल नहीं पूछ कहना सकते। होगा, किसी मुसलमान को नहीं बोला कि तुझे आप मुसलमान है, तुझे मार आप रहे लोग हैं। सुनकर सरकार से एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं ये बोलने लोग। दीजिए ना। एक सवाल नहीं आप पूछेंगे। आप बोलना तो दीजिए। कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस ने गद्दारी कर दी फलाने ने। अब मोदी जी आ गए, करवा लो क्या करवाना है। यहाँ पे किसी के साथ ये ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक नहीं है, प्लीज इसे मिक्स मत कीजिए। ये कह रहे हैं कि हिंदू को ललित जी प्लीज प्लीज, वेरी अगर हिंदू का नरसंहार होता है, जब तक आप औपचारिक तौर पर नहीं मानेंगे कि हिंदू का नरसंहार हुआ, कश्मीर जाम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। फोटो दिखाओ सेक्युलराइज मत लोगों के। कीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ कश्मीरी आगरा पंडित बीजेपी आगरा का फेल हो गया, नहीं तो वाजपेयी जी ने इनकलाब किया था कश्मीर को। मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आलोचक भी हूँ मैं। ललित अंबरदार जहाँ प्लीज। गलती हुई मुझे नरेंद्र मोदी की ललित जरूरत अंबरदार, है। इस समाज आप को, देश कश्मीरी को हजार एक्टिविस्ट साल है ना, जरूरत है। आप कश्मीरी एक्टिविस्ट है ना, तो उनको सुन लीजिए ना थोड़ा। एक मिनट आरती लेकिन बोलिए मैम, इनको भी प्लीज तो प्लीज काउंटर करना प्लीज। हो गया, आप लोग सिर्फ लड़ते रहेंगे। मैंने सवाल आपको पूछिए ना, मौका दिया। एक अरे सवाल पूछिए ना, आरती जी, मसला कोई आपको तरीका नहीं क्यों है। छोड़ा था नरेंद्र बीजेपी मोदी जी सरकार को बैठ कर ये पूछिए गाली ना। दे और आसिया मैं अंद्राबी आप को, लोग ऐसी बात आसिया करें। अंद्राबी को वो ब्रिटिशर्स के वो दलाल, उसका कल बनाया था, ब्रिटिशर्स के किसने भगाने बनाया? वाली पार्टी जो है, इन्होंने पूरा देश बर्बाद किया। ये बेटा आगे बढ़ नहीं पाएगी, मुझे माफ कीजिए। झूठ इनका का अपना पलंदा एजेंडा ठोके चलता माफ है। कीजिए। लगातार आप देश बात को सुनने के बर्बाद बाद
पड़ रहा है कि आप लोगों ने मुद्दे पे बात नहीं की। ये सब लोग जो कि और भी कुछ शायद पूछते, लेकिन आप लोगों ने, अनिला जी अब 1 मिनट, नहीं, चीख चिल्लाहट के साथ पूरी डिबेट आप लोगों ने खत्म कर दी। माफ कीजिएगा, बहुत मायूसी के साथ कि हम आखिर किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, हमने एक सार्थक बहस नहीं की क्योंकि आप लोग सिर्फ और आरोप और प्रत्यारोप में फंसे रहे। वक्त इतना ही था, मजबूरी है मेरी, मुझे डिबेट यहीं खत्म करनी होगी। बहरहाल आप सभी हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।